बुलेटिन में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी रिपोर्ट के बाद पैनमा अमल दरामद केस की दूसरी समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क सामने आए कि जेआईटी की फाइंडिंग्स पर नहीं मवाद पर फैसला देंगे। मवाद जांचने के बाद तय करेंगे कि नाअहली बनती है या नहीं। शवाहिद के जायजे के बाद फैसला होगा कि मामला नैब को दें या नाअहली का फैसला करें। अदालत की जानिब से कहा गया कि वजीर आजम ने तकरीर में कहा था कि जराए और वसाइल का रिकॉर्ड मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट 1 साल से पूछ रही है, अब तो बता दें। पनामा अमल दरामद केस की समाअत में बेंच ने ये रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर को दस्तावेजात दी गई तो हमें यानी जेआईटी को क्यों नहीं दी गई। कहा गया कि मनी ट्रेल मौजूद है तो फिर वो दी क्यों नहीं गई। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम कौम से खिताब में एक बात कहे और उसके सबूत ना दें। जेआईटी की तहकीकात शफाफ नहीं, वजीर आजम से दस्तावेजात पर मौकफ नहीं लिया गया। जेआईटी ने 13 की बजाय 15 सवालात किए। आमदन से जायद असासों को भी सवाल बना लिया। अदालत ऐसी रिपोर्ट पर हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती, ये कहना था वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस का। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी पनामा अमल दरामद बेंच के सामने अपने दलाइल में जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि जेआईटी का मैंडेट नहीं था कि मजीद जायदादों की निशानदेही करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बहुत सारे मामलात 13 सवालों से मुताबिकत रखते हैं। लंदन प्रॉपर्टी से मुतालिक मनी ट्रेल एक मुहिम्मा है, असल बात सुराग लगाना है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जेआईटी को मुकदमात दोबारा खोलने की सिफारिश का इख्तियार नहीं था। अल तौफीक और हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि रिपोर्ट को मुकम्मल तस्लीम करना है या नहीं, हुदैबिया केस को तहकीकात में शामिल करना दुरुस्त है या नहीं, ये फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम समेत सबको सफाई का मौका दिया गया, हकायक छुपाए गए, जवाबात नहीं दिए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वजीर आजम और उनके बेटों की ये अप्रोच थी कि कुछ न बताया जाए। वजीर आजम ने अपने खिताब में ये दावा किया कि तमाम जायदाद और आमदन का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर को दस्तावेजात दी गई तो फिर हमें यानी जेआईटी को क्यों नहीं। कहा गया कि मनी ट्रेल मौजूद है, फिर वो दी क्यों नहीं गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और मलकियत का इल्म नहीं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम पूरी कौम से खिताब में एक बात कहे और फिर इसके सबूत मौजूद ना हो। बारे सबूत खुद शरीफ खानदान ने अपने सर लिया था। अगर आप दस्तावेजात नहीं देंगे तो कोई और निकाल लाएगा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि देखना यह था कि मनरवा के साथ मुआहिदा किसने किया। ये दस्तावेज आज तक किसी ने पेश नहीं की। असल मसाइल शुरू ही यहाँ से होते हैं। हुसैन नवाज के फ्लैट के मालिक होने की एक भी दस्तावेज पेश नहीं की गई। मालिक के बगैर पेश करदा ट्रस्ट डीड की कोई हैसियत नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि असासे आमदन से जायद हों तो भी सफाई का मौका मिलता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यही बात तो हम 1 साल से कर रहे हैं, हमें तो मनी ट्रेल और ज़राए आमदन का पहले दिन से इंतजार है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपने अपने जवाब में किसी दस्तावेज की तरदीद नहीं की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वजीर आजम ना तो किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, ना कोई तनख्वाह वसूल की। FZE कंपनी हसन नवाज की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या वजीर आजम ने अकामा नहीं लिया था। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हसन नवाज का वजीर आजम से क्या ताल्लुक है। क्या वजीर आजम हसन के वालिद और FZE के चेयरमैन नहीं। जो बातें जेआईटी ने नहीं पूछी थी वो हमने पूछ ली, बात खत्म। ख्वाजा हारिस ने तस्लीम किया कि मियां नवाज शरीफ FZE कंपनी के चेयरमैन रहे, मगर इख्तियार कोई नहीं था, तनख्वाह कोई वसूल नहीं की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जेआईटी ने दस्तावेजात का हसूल निजी फर्म के जरिए किया। सफारत खाने की तस्दीक के बगैर दस्तावेजात को दुरुस्त नहीं माना जाता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि क्या सिर्फ इस बुनियाद पर दस्तावेजात तस्लीम ना करें कि हुकूमत ने नहीं दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि देखना होगा दस्तावेजात कानून शहादत के मुताबिक हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। रिपोर्ट आपने देखी, केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज होने वाली अदालती कार्रवाई की तफसील जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, पनामा अमल दरामद बेंच ने आज मामले की दूसरी समाअत की है। हम चाहेंगे आप हमें तफसीली तौर पर अदालती कार्रवाई की तफसील बताएं। जी, आज की समाअत जो है वो बहुत मुख्तलिफ हवालों से बहुत अहम थी। और पहली बात ये थी कि जो जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से जो दुबई में एक कंपनी है कैपिटल FZE,
उसको डिनाई नहीं किया गया है, उसके हवाले से एक्सेप्ट किया गया कि ये कंपनी मौजूद थी, और लेकिन ये मौका पे इख्तियार किया गया कि उससे वजीर आजम को, कि उनके बोर्ड के चेयरमैन थे, एक एफिशो वो लिहाज होता थे और वो उस कंपनी से कोई सैलरी या माली मनफियत जो है उन्होंने ड्रॉ नहीं की है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ख्वाजा ने अपने दलाइल के अंदर ये मौका पर इख्तियार किया कि वो दस्तावेजात जो कि JIT ने अपनी रिपोर्ट में पेश की हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं दिखाई गई थी। तो एक ऐसी दस्तावेजात जो कि कंसेंट नहीं की गई, जो दिखाई नहीं गई हैं, वो कानून की नजर में अदालत जो है मेरे मौके के खिलाफ कोई फैसला देने के हवाले से उन पर इन्हिसार नहीं कर सकती है। ख्वाजा हारिस ने आज ये भी अदालत के अंदर मौका पर इख्तियार किया कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत अगर दस्तावेजात प्रॉपर चैनल से नहीं आती हैं तो वो एक काबिल अमल या काबिल कबूल पाकिस्तानी कवानीन, नैब ऑर्डिनेंस और कानून शहादत के मुताबिक वो एडमिसिबल या काबिल कबूल शहादत के तौर पर मौजूद नहीं होगी। तो इस हवाले से अदालत की तरफ से काफी जो है वो उनसे सवालात जो है वो पूछे गए, लेकिन उनका कहना था कि ये अदालत फैसला नहीं कर सकती ऐसे दस्तावेजात की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उनके मौकल के खिलाफ। जस्टिस अजमत सईद शेख जो है उन्होंने आज तफसीली तौर के ऊपर कहा कि हम यहाँ से आपको पिछले 1 साल से यहाँ पे ये अदालत में चल रहा है और हमने आपको मौका काम किया, और JIT जो बना, जैसे इजाजुल एहसन का कहना था कि JIT बनाने का मकसद भी ये था कि आप आजादाना तौर पर, फ्री तौर पर जो सच है वो सामने लाते और अपने दिफा के अंदर जो आपके पास दस्तावेजात मौजूद थी वो देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जैसे अजमत सईद शेख का कहना था कि मामला ये है कि हम आपको एक मरतबा फिर मौका फराहम कर रहे हैं कि मामला 4 फ्लैट्स का है और 4 फ्लैट्स 2 कंपनियां ऑफशोर कंपनीज जो है नीलसन एंड नेस्कॉल वो ओन करती हैं, और इस हवाले से दस्तावेजात जो सामने आई कि वो मिनरवा सर्विसेज की खिदमत हासिल की, और हमने उस अदालत ने पिछले समात के अंदर भी आपसे ये कहा कि मिनरवा सर्विसेज किसने ली है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अदालत को नहीं दिखाया गया और JIT के अंदर भी ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाता तो हमला खत्म हो सकता था। अदालत जस्टिस अजमत सईद शेख का ये भी कहना था कि JIT रिपोर्ट में भी ये नहीं लिखा कि मिनरवा सर्विसेज किसने ली, और जो जितनी दस्तावेजात पेश की गई उनमें सिर्फ जो है वो एक ट्रस्ट डीड दिखाई गई, और ट्रस्ट डीड के बारे में भी प्रॉब्लम है, मसाइल है, और इस हवाले से आपको नहीं पता कि फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो है वो किस एक्सटेंट तक जाते हैं। इस तरह से जस्टिस इजाज अफजल जो है उनका ये कहना था कि हमने आपको मौके फराहम किए, अब आपने मौका, आपके पास ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस तरह से समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम से। देखिए आज की समाअत में भी शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे। अदालत में दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस का कहना था कि वजीर आजम ने यह कभी नहीं कहा कि वो फ्लैट्स के मालिक हैं। JIT ने दस्तावेजात पर जिरह ही नहीं की, जिरह के बगैर रिपोर्ट यकतरफा है। शरीफ खानदान के वकील ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट्स को बतौर सबूत तस्लीम नहीं किया जा सकता। JIT ने दस्तावेजात का हसूल निजी फर्म से किया, तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेज कबूल नहीं। और पैनमा के हंगामे पर सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। समाअत के बाद नून लीग और PTI के कारकुन आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, शोर शराबा किया और धक्कम पेल भी की गई। पुलिस एहलकारों को आना पड़ा और कारकुनों को एक दूसरे से अलग करना पड़ा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने में ज्वाइन किया है। आमना, ये जो मीडिया टॉक्स हुई थी रहनुमाओं की, उसके बाद ये सूरत हाल डेवलप हुई? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया टॉक्स होती है जहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो आके एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, वहाँ पे तकरीरें करते हैं, वहीं पे आके जो कारकुन थे वो भी साथ होते हैं। और कल से देखा है कि जब से अमल दरामद बेंच केस की समाअत शुरू हुई है, कल भी कारकुनों की बड़ी तादाद आई हुई थी और आज भी आई हुई थी। जैसे ही जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने अपनी मीडिया टॉक खत्म की
तो वो गए। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए रहनुमा जिन्होंने फवाद चौधरी और शफकत महमूद, उनने मीडिया टॉक किया और उनके साथ कारकुन मौजूद थे। जैसे ही मीडिया टॉक खत्म हुई तो जब वापस मुड़ने लगे तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारेबाजी की और मुस्लिम लीग नून के कारकुन खड़े थे, उन्होंने भी जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। और ये नारेबाजी तक महदूद नहीं रहे, जो कारकुन थे वो नारेबाजी करते हुए एक दूसरे के हाथापाई तक जब बात आ गई तो पुलिस जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी पर मामूर होती है, उन्होंने बीच में आके तो दोनों के कारकुनों को एक दूसरे से अलग किया ताकि मामला बिगड़ न सके और मामला को सुलझाया गया। नारेबाजी के बाद आप बता रही हैं बात हाथापाई तक जा पहुंची, पुलिस एहलकारों को बीच बचाव कराना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर। आगे बढ़ते हैं। आम खबर यह भी कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की और इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पनामा केस से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने के अमूर पर भी गौर किया गया। इस अहम मुलाकात में क्या इत्तलात हैं आपके पास इस मुलाकात से मुताल्लिक़? जी, अब साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक करीबी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उन्होंने मुलाकात की है और इस अहम मुलाकात से मुताल्लिक़ ज़राए ने यह दावा किया है कि अपोजिशन की जो हिकमत अमली है एहतजाज की और ख़ासतौर पर जो बार बार इस्तीफ़ा मांगने की बात की जा रही है अपोजिशन जमातों की तरफ से, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और ये तय किया गया है कि ये बिल्कुल बिला जवाज़ है और जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भी बहुत ज़्यादा नकाइस हैं और उस पर जो फाइट इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि कानूनी, उसके मुताल्लिक़ भी बातचीत हुई है। साथ ही में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यकीन दिलाया है भरपूर हिमायत का मौलाना फजलुर रहमान ने और साथ ही में उनको दावत भी दी है कि वो KPK आए और मुख्तलिफ इलाकों में आकर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका संगे बुनियाद भी रखें और जो मंसूबे इस वक्त जारी हैं उनका जायजा भी लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी। एक और अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक कतरी वजीर खारजा दौरा पाकिस्तान में वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कतरी वजीर खारजा मुशीर खारजा सरताज अजीज से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक कतर ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि कतरी वजीर खारजा दौरा पाकिस्तान में वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रगून, जिन मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा हमने बताया, क्या पनामा केस से मुताल्लिक़ भी कोई तबादला ख्याल होगा? जी, उसके बारे में तो हमें मालूमात नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज से मुलाकात करेंगे और इन मुलाकातों में पाक कतर ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता, आलमी सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ताहम गालिब इनका इम्कान है कि शायद पाकिस्तान की सूरत हाल से भी पर भी कोई तबादला ख्याल किया जाएगा सूरत हाल के हवाले से। जी, कतरी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, मुशीर खारजा से मुलाकात होगी, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़रगून, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा गया है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आम खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा गया है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 45,600 की सतह उबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा गया है। एक बार फिर से बात करेंगे। आज पनामा केस की अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। आज वजीर आज़म नवाज शरीफ के शरीफ खानदान के वकील की जानिब से भी दलाइल जारी रहे। इसी सारे मामले में पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है इसी से मुतालिक बात करने के लिए माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। रकम मंगवाने और भेजे जाने के वाक़यात 1993 के हैं और उस ज़माने में इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट मुतारिफ करवाया गया था। इस कानून की कोई अहमियत है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल उनकी एक अहमियत है और उसमें एक ही इंडिविजुअल अगर अपने टैक्स शुदा रकम अगर उसने अदा की है
और उसी रकम से वो अगर रेमिटेंस कर रहा है तो मेरा ख्याल है इसमें से कोई नहीं पूछा जा सकता। वो बड़ा लिबरलाइजेशन का कानून था और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते थे बाहर। पाकिस्तान से अरबों डॉलर गए हैं पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी आई है। तो मैं ये समझता हूँ उस कानून के तहत, कानून की थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी 2001 में, और वो ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 90 प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 वो भी मौजूद है। उनकी मौजूदगी में रेमिटेंस का इतना कोई मसला नहीं था। सवाल उन रेमिटेंसेस का नहीं है, सवाल ये है कि आज ये जो हम ये सवालात उठा रहे हैं, क्या उसकी क्या अहमियत है, जेआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, और आगे हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, और इसके मईशत पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, हमें उनको देखना चाहिए। जी अच्छा, ये कहिएगा कि इसका मतलब है कि अगर रकम इस कानून के तहत भेजी गई है या मंगवाई गई है तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, न्यूमरस ओकेजन्स हैं, टैक्स लॉज में भी काफ़ी इसकी मिसालें मौजूद हैं। एक आध और मिसाल और 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट के भी मौजूद हैं कि हाँ, अब ये आप ज़रूर है कि किसी और क्राइम के लिए इस लॉ का सहारा आप नहीं ले सकते। 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, मगर जब आपने भेजा और इनकम टैक्स के आपकी कमाई की भी अगर आप उसकी सोर्स बता सकते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है आपको पूछने का। ठीक है। और एक और अहम मामला जिस पर बात की जा रही है, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, ये इस पर भी चाहेंगे आप वजाहत कर दें, क्या सरकारी ओहदा रखते हुए बैरून मुल्क मुलाजमत की जा सकती है? मेरा ख्याल है सरकारी ओहदा रखने के बाद कोई मुलाजमत अगर पेड है तो नहीं की जा सकती, और अगर पेड नहीं है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मगर सवाल यहाँ ये है ही नहीं। मैं तो देख रहा हूँ ये जेआईटी की रिपोर्ट से मुतालिक, और स्पेशली जो इसमें डिस्क्लोजर है, ये तो बिल्कुल मुझे एमेच्योर रिपोर्ट नज़र आ रही है। इसमें तो कोई वज़न ही नज़र नहीं आ रहा। आप इसमें मिसाल देख लें, आज आपको मीडिया से भी रिपोर्ट मिला होगा, और मैंने ख़ुद ने भी पूरी पिटिशन पढ़ी है मोहम्मद इसाक डार साहब की, जो उन्होंने रिबट किया है, जेआईटी के रिपोर्ट को चैलेंज किया है। और मैं ये समझता हूँ जितने एमेच्योर तरीके से और प्रीमेच्योर कंजक्चर्स के तौर पे जिस तरीके से इस रिपोर्ट में चीज़ें और इवेंट मेंशन हुए हैं, अब जैसे आप मोहम्मद इसाक डार साहब ने लिखा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि जी उन्होंने तमाम रिटर्न जमा कराएं, और ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि जी कि हमें वो रिटर्न नहीं मिले। तो मैं ये समझता हूँ, और जब वो एक रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट आ गई आपको 8 जुलाई को, और आप शामिल ना करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप फिर इंसाफ नहीं कर पाएंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे ऑनरेबल जजेस जो बैठे हुए हैं, और वो ये नोट करेंगे और वो देखेंगे कि इस किस्म के इंसिडेंसेस पे मेरा ख्याल है एजेंडा सीम्स टू बी अदरवाइज नॉट द ट्रू इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन किसी की कर रहे होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा खासा ये होता है कि आप उसको कोई डॉक्यूमेंट दिखा के कन्फ्रंट करते हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ, जो मेरे पास एक पिटिशन पड़ी हुई है इसाक डार साहब की, जो उन्होंने जवाब दी है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा और अगर आगे जाएँ तो आप अगर देखेंगे इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में, जो कि आज ख्वाजा हारिस साहब ने कोर्ट में बड़ा अच्छे तरीके से रेज किया, कि 13 पॉइंट और 13 सवालात के ऊपर आपको एक रिपोर्ट मांगी गई थी, और आपने 2 सवाल ट्रांसग्रेसिंग द पावर आपने खुद अपने ऐड कर लिए, और जिसमें सबसे पंचिंग लाइन वाला सवाल था, जिसके बेस पे आपने अपनी रिकमेंडेशन दी है, वो ये था कि जी के एसेट्स बियॉन्ड मीन, वो आपके स्कोप में नहीं था। और सबसे आसान मुकदमा किसी पे अगर बनाना हो तो एसेट्स बियॉन्ड मीन का आप आराम से बना सकते हैं कि जी मेरी इनकम इतनी नहीं थी तो आपने इतना खर्चा कैसे किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया, और आज इसमें बड़ा ठीक ठाक ख्वाजा साहब ने एजिटेट किया, कोर्ट में मैं खुद भी मौजूद था। जब आप एक चीज़ देखते हैं, आपके सामने सारे स्टेटमेंट होते हैं। मोहम्मद इसाक डार साहब के हवाले से मैंने अभी देखे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि 2006 तक के इनके तमाम टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट हो चुके थे, और उसके ऑडिट होने के बाद नैब से उनकी क्लियरेंस आ चुकी है। जब एक चीज़ आपको एक फैक्ट पता है कि एक शख्स की आपकी क्लियरेंस मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि आपको फिर वो दोबारा बार बार एक ही इन्वेस्टिगेशन को कॉल के। अच्छा, आप ये भी कहिएगा, एक और अहम सवाल ये है कि आपने टैक्स डिक्लेरेशन की, एसेट्स डिक्लेरेशन की बात की, और ये मामला आपने डिस्कस किए, क्या बैरूनी सरमायाकारी का जाहिर करना टैक्स डिक्लेरेशन में ज़रूरी है? ये मैंने कल भी इसको टच किया था
देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बात बताता हूं कि दो टाइप के रिटर्न जाते हैं एक पार्लियामेंटेरियन के। एक तो वो इनकम टैक्स के रिटर्न जो उसके अपने पर्सनल डिक्लेरेशन होते हैं, और एक इनका जाता है रिटर्न ऑफ पर्सनल एसेट्स नेशनल असेंबली, सेनेट या सूबाई असेंबली के मेंबरों का, वो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिटर्न है उसमें सारे इंटरनेशनल एसेट्स, लोकल और इंटरनेशनल एसेट्स डिक्लेयर होते हैं और वो सारे डिक्लेयर किए गए। जहाँ तक इनकम टैक्स के डिक्लेरेशंस का ताल्लुक है तो जनाब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी रहायशी हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से, यानी अगर 183 दिन किसी साल में आप पाकिस्तान में रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान के रहायशी हैं तो आपको उस साल पूरे आपके एसेट्स, लोकल और वर्ल्ड इनकम और टोटल लोकल एसेट्स एंड वर्ल्ड एसेट्स दिखाने हैं। अगर आप उस साल रिहायशी नहीं है पाकिस्तान के तो आप पे लाजिम ही नहीं है कि आप वेल्थ रिटर्न जमा कराएं, आप सिर्फ इनकम टैक्स का आपका रिटर्न जमा कराएंगे उस सोर्स का जो आपने पाकिस्तान से कमाई है। तो ये भी उन्होंने अपने जवाब में लिखा है। मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इतनी ये कंजेक्चर पे है इतने। अब जहाँ देखे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक डोनेशन का पार्ट था कि उन्होंने चैरिटी को डोनेट किया, वो कहते हैं कि इससे टैक्स एवेजन किया, हत्ता कि उन्होंने उस चैरिटी के डोनेशन का टैक्स क्लेम ही नहीं किया। और जब आप रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को देते हैं विद इन अ लिमिट अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 65 के तहत आपके पास उसका एडमिसिबिलिटी होती है, फिर भी उन्होंने क्लेम नहीं किया। एक और इंतहाई अहमियत का पॉइंट आपने एक और भी उठाया, आपने कहा कि दो इजाफी जो सवालात का मामला था वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो कि ख्वाजा हारिस की जानिब से आज अदालत में भी उठाया गया। बहुत शुक्रिया आपका माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और समाअत के बाद हस्बे मामूल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की और एक दूसरे के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। नून लीग के तलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ से बड़े बड़े इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो बच्चे हैं, ये एहतसाब का नहीं इक्तदार का खेल है। सियासी यतीम अदालत से इंसाफ नहीं इक्तदार लेने आए हैं, अदालत से सिर्फ इंसाफ मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि गली गली में शोर है, नियाजी के पीछे कोई और है। जेआईटी ने तो काम कर लिया, वो किस तरह का किया, किस तरह के गुल खिलाए हैं। और तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की, कहा कि वजीर आजम को नाअहल करार देकर मुकदमा एहतसाब अदालत भेजा जाए। आखिरी 15 दिन चल रहे हैं, लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तंजिया कहा कि नून लीग के गैंग के सारे लोग अपने शोबों के PhD हैं। उनके हमरा बात करते हुए शफकत महमूद का कहना था कि पनामा का केस खत्म हो गया, मरियम नवाज शरीफ कंपनीज की बेनिफिशियल मालिक हैं। और बड़ी उलझन यह कि किसी के आने पर एतराज़, किसी के ना आने पर एतराज़। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज़ ने आज भी अदालत आमद पर पीपल्स पार्टी पर एतराज़ किया और अदालत ना आने पर इमरान खान पर भी एतराज़ किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान कतराते क्यों हैं, आते क्यों नहीं, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं इसलिए नहीं आते। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, JIT ने मैंडेट से तजावुज़ किया, अपने ही रिश्तेदारों के जरिए जाली केस बनाने की कोशिश की और दस्तावेजात भी गैर तस्दीक शुदा हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आज़म के टैक्स रिटर्न्स रिकॉर्ड पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस दिन JIT की वीडियो जारी हुई ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत के एतराज़ात उठाकर एक तरफ रख दिए गए। जज साहिबान ने 8-10 बार कहा कोई तो सबूत दें। ये कह रहे हैं कि हमें फुटेज चलवाएं, फुटेज ऑन कर दें। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो JIT में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है इस केस को गवर्नमेंट जितना लंबा करेगी उनके लिए सिवाय खजल खारी के और अपने और ज़्यादा एविडेंस खोलने के और कुछ नहीं बनेगा। और जो उनका सारे का सारा जोर था, जो हमें महसूस हुआ, अब बाकी अदालत जाने, लेकिन जो हमें महसूस हुआ वो ये था कि वज़ीर आज़म साहब तो जाएंगे ही, लेकिन हम हुदैबिया पेपर ना खोलने दें क्योंकि उससे बाकी ख़ानदान भी जाएगा। और अदालत इस मामले में बड़ी क्लियर थी आज। जितने हमारा कंक्लूजन ये है कि आज जितने सवाल अदालत की तरफ से उठाए गए उनका कोई जवाब नहीं था, और जो डिफेंस मियाँ साहब की तरफ से उनके काउंसिल ने पेश किया वो बड़ा मायूस कुन था क्योंकि उसको अदालत ने बिल्कुल वजन नहीं दिया। अब तो सामने लिखी तहरीर है, होना क्या है।
शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि पनामा केस तेजी से मंतिकी अंजाम तक जा रहा है। कल रिस्पोंडेंट नंबर 1 नवाज शरीफ का केस खत्म हो जाएगा। उनके वकील ने मान लिया है कि नवाज शरीफ 2014 तक अकामा पर दुबई में रहे। शेख रशीद की जानिब से कहना था कि वकील ने यह भी तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ दुबई में कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि हुकूमती पार्टी चाहती है कि केस एहतसाब अदालत भेजा जाए। अगर सिस्टम को चलाना है तो नवाज शरीफ को चाहिए कि इदारों से पंगा ना लें। रिस्पोंडेंट नंबर 1 के वकील हारिस साहब ने एडमिट कर लिया है कि हाँ, नवाज शरीफ साहब जो है वो दुबई में कायमा पे 2014 तक रहे हैं और ये तस्लीम कर लिया है कि वो चेयरमैन रहे हैं दुबई में और 145 करोड़ का एडमिट कर लिया है कि उसमें से 100 करोड़ की फंडिंग। आज ऐसे दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट पार्टी चाहती है कि ये केस जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भेज दिया जाए। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर और नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर ये समझ रहा हूँ कि न सिर्फ नवाज शरीफ साहब नाअहल होने जा रहे हैं, बल्कि नाअहलियत के साथ साथ उनको अभी से फैसला कर लेना चाहिए कि अगर उन्होंने सिस्टम को चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर करना होगा। अगर उन्होंने सिस्टम को चलाना है तो फिर उन्हें अदारों से पंगा लेना नहीं लेना होगा। और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का बयान भी आया, जिन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 को खोला गया तो नवाज शरीफ दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत इस केस को जितना खोलेगी उतना फंसती जाएगी। आज नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए खतरा बन चुके हैं। हम पहले भी पार्लियामेंट के साथ खड़े थे और आप समझे कि मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल वकला की मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भवन का कहना है कि वजीर आजम का पूरा खानदान ही करप्शन में मुलव्वस है। JIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम के अलावा इसहाक डार, कैप्टन सफदर और वजीर आला पंजाब को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वकला की मुल्क हड़ताल का ऐलान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भवन ने लाहौर में पंजाब बार काउंसिल के उहदेदारों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट JIT की तफ्तीश की रोशनी में पनामा लीक्स में नामजद लोगों को नाअहल करार दे और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर करप्शन की रकम वापस लाए। एहसन भवन का कहना था कि JIT की सिफारिशात के मुताबिक वजीर आजम समेत सबको नैब के हवाले किया जाए। इसहाक डार ने बतौर वजीर खजाना मुल्क की मईशत को मफलूज किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा कराए। उन्हें फौरी सजा दी जाए। एहसन भवन ने सूरत हाल पर गौर खौज के लिए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान भी किया और कहा कि सियासी जमातों ने भी वकला के साथ खड़े होने की यकीन दहानी कराई है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी के खिलाफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के दामाद के खिलाफ और बाकी अहले खाना के ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि पूरे का पूरा खानदान करप्शन में शामिल है।